प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी प्लेटो ने क्या विचार किया देखते हैं। तो प्लेटो का शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण आदर्श राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में है। ठीक है, आदर्श राज्य जो है उसका प्रमुख आधार स्तंभ अगर हम बात करें तो कौन है, तो प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार है। प्लेटो अपनी शिक्षा में क्या क्या बातें करते हैं देखते हैं आगे। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का समन्वित रूप है। मतलब जो एथेंस में शिक्षा प्रणाली चल रही थी और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसने उन दोनों शिक्षा प्रणालियों को मिला करके अपनी शिक्षा नीति का विचार प्रस्तुत किया। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि पहले स्पार्टा से शिक्षा प्रणाली क्या थी। तो स्पार्टा में जो शिक्षा प्रणाली थी, तो स्पार्टा से उसने कैसे लिया, तो स्पार्टा में योद्धा समाज प्रभावशील था, इसलिए शिक्षा का स्वरूप भी योद्धा समाज के अनुरूप ही बनाया गया था। ठीक है, क्या है कि योद्धा समाज प्रभावशील था, इसलिए वहाँ पे जो शिक्षा थी स्पार्टा में वो योद्धा समाज के अनुरूप ही बनाया गया था, जिससे कि योद्धाओं की विकास किया जा सके। ठीक है, शिक्षा राज्य नियंत्रित थी, यानी राज्य के नियंत्रण में शिक्षा कार्य करती थी। युद्ध कला के प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर था, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे जब योद्धा हैं तो उनको युद्ध के सिखाने के लिए ही होगा, तो इसलिए युद्ध कला के शिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। 7 वर्ष के आयु तक के बच्चों को राज्य के नियंत्रण में लेकर के शिक्षा दी जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा का प्रावधान था। स्त्री और पुरुष वहाँ पे स्पार्टा में स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा एक समान रूप से दिया जाता था, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा। ठीक है, एथेंस की शिक्षा प्रणाली क्या थी, तो एथेंस की शिक्षा प्रणाली में 3 वर्ग आते थे, एक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैन्य शिक्षा। ठीक है, एथेंस में ये 3 चीज़ें थी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैन्य शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रश्न आता है कि कितने वर्ष के बच्चों को कित में रखा गया था। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया था, एथेंस में ये है। माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष और सैन्य शिक्षा में 18 से 20 वर्ष। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तो प्राथमिक शिक्षा में साहित्य, व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा में अलंकार शास्त्र, भाषण और राजनीति की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। सैन्य वर्ग ये कठोर सैन्य शिक्षा दी जाती थी, जिससे उन्हें सैनिक के विकास किया जा सके। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का शिक्षा दर्शन क्या है। एथेंस और स्पार्टा को मिला करके प्लेटो ने अपना कैसा शिक्षा का स्वरूप प्रदान करते हैं। तो मानव मस्तिष्क सदैव गतिशील रहता है, ये प्लेटो सोचते हैं कि मानव मस्तिष्क सदैव गतिशील रहता है और वातावरण से प्रतिक्रिया करता है, उचित तरीके से उसका विकास अच्छे वातावरण में होता है। ठीक है, अर्थात जिसका वातावरण मिलेगा मनुष्य का विकास, मस्तिष्क का विकास वैसे ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार अरस्तु का भी एक कमेंट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अरस्तु ये कहता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो शिक्षा की समस्या मस्तिष्क को सक्रिय करने को नहीं बल्कि वातावरण को स्वस्थ करने की है। अतः वातावरण स्वस्थ रहेगा, इससे मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा, और जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी क्या हो जाएगा, स्वस्थ और तेज होगी। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि कर्तव्य का प्रशिक्षण देना है। और प्लेटो ने जो शिक्षा बताया शिक्षा के बारे में, तो उसने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य हमको ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है, मतलब केवल हमको ज्ञान हो जाए ये शिक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा क्या होना चाहिए कि नागरिक का प्रशिक्षण देना, यानी कि उससे किसी एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सके, शिक्षा वह होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का मुख्य आधार सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना, अनुकूल वातावरण तैयार करना और आत्मोन्नति के लिए आधार तैयार करना है। ठीक है, यानी क्या है कि सत्य का कोई झूठी प्रक्रिया ना रहे, उसको जो सत्य है उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और जैसा वातावरण है यानी कि जो वातावरण है वो व्यक्तियों के रहने के अनुकूल बना सके। ठीक है, अब दर्शन की शिक्षा केवल 3 विषयों को शामिल करता है। प्लेटो अपनी दर्शन की शिक्षा में 3 विषयों को शामिल करता है, अंकगणित, खगोलशास्त्र और संवाद शास्त्र। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा में किन किन विषयों को शामिल किया था। तो प्लेटो का दार्शनिक शिक्षा में 3 विषय शामिल थे, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। कौन कौन, अंकगणित, खगोलशास्त्र और संवाद शास्त्र। अंकगणित, खगोलशास्त्र और संवाद शास्त्र ये पिछली पीजीटी परीक्षाओं में पूछा भी गया है,
कि प्लेटो का दार्शनिक शिक्षा के कितने विषय हैं, अर्थात कौन विषय इनमें से नहीं है। तो इन 3 का नाम दिया था, एक अगला बीजगणित भी नाम दिया था, तो उसमें बीजगणित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके 3 विषय कौन है? अंगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। इसे याद रखिएगा आप। तो प्लेटो की शिक्षा का स्वरूप देख लेते हैं कि प्लेटो का शिक्षा का स्वरूप क्या था। वो तो शिक्षा का दर्शन था, अब स्वरूप क्या है, प्लेटो ने कैसी व्यवस्था की थी शिक्षा के लिए। तो प्लेटो ने 2 तरह की व्यवस्था की थी, एक प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। क्योंकि उसने पीछे देखा था कि 3 शिक्षाएं थी, प्राथमिक थी, सैन्य थी और माध्यमिक थी, है ना, प्राथमिक, माध्यमिक और सैन्य थी। लेकिन उसने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा को एकत्रित करके उसने 2 स्वरूप बनाया, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा वो 20 वर्षों तक के लिए रखा था, जिसमें पहला सामूहिक परीक्षा शुरू होगी 20 वर्ष पे। ठीक है, वो 20 वर्षों तक पर शिक्षा देगा और 20 वर्ष के बाद उसको एक परीक्षा कराएगा जो सामूहिक परीक्षा होगी। पहली परीक्षा होगी उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए। जो वो परीक्षा पास करेगा उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा उसको उत्पादक वर्ग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा उसने 3 रूपों में बांटा था, 20 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष और 35 से 50 वर्ष। ठीक है, 20 से 30 वर्ष के बाद शिक्षा देने के बाद वो दूसरी चयन परीक्षा कराएगा। ठीक है, और उसमें जो पास करेगा उसको आगे वो दर्शन की शिक्षा देगा 5 वर्ष, और जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, जो उसे पास नहीं करेगा, वो उसको सैन्य वर्ग में भेज देता है। ठीक है, 5 वर्ष वो दर्शन की शिक्षा देगा, उसके बाद वो 15 साल तक उसको शासक नहीं बनाएगा, यानी 35 से 50 वर्ष तक उसको अनुभव प्राप्त करने के लिए वो जगह जगह पे स्थापित करेगा, भेजेगा, जिससे कि उसको जीवन के साहित्य के दर्शन प्राप्त हो सके, और उसके बाद वो उसको शासक वर्ग में निहित करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को प्लेटो ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, एक 6 वर्ष तक, दूसरा 6 से 18 वर्ष तक और 18 से 20 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष में वो क्या करेगा कि धार्मिक नैतिक शिक्षा प्रदान करेगा। 6 से 18 वर्ष में व्यायाम और संगीत की शिक्षा देगा, और 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण देगा, है ना। प्राथमिक शिक्षा जब 20 वर्ष में समाप्त होती है तो एक सामूहिक परीक्षा आयोजित की जाती है, और जो उस परीक्षा को पास करता है उसे ही उच्च शिक्षा के लिए चयनित किया जाता है। बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जहां लोगों की चरित्र का निर्माण, श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण, श्रेष्ठ सैनिक का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है, जिससे सामाजिक एवं राज्य स्तरीय जन शिक्षा को स्थापित करता है। ठीक है, सॉरी, जन शक्ति को स्थापित करता है ना। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था के बीच में उसको प्राथमिक शिक्षा दे देती है, जिससे कि वो श्रेष्ठ नागरिक बन सके, श्रेष्ठ सैन्य बन सके। उसके बाद क्या करेगा कि 20 वर्ष के बाद वो एक सामूहिक परीक्षा कराएगा, किसके लिए? उच्च शिक्षा में प्रवेश देने के लिए। ठीक है, उच्च शिक्षा जैसा कि हमने बता दिया है, तो उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक संचालित होती है। उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक संचालित होती है, यानी 20 से लेकर के 30 वर्ष तक, ये मेन है। ठीक है, उच्च शिक्षा बुद्धि प्रधान और शासक वर्ग के लिए होती है और किसी के लिए नहीं, यानी कि बुद्धि प्रधान और शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और शासक वर्ग के लिए होता है। क्योंकि जो 20 वर्ष के बाद परीक्षा पास नहीं करता उसको उसने क्षुधा वर्ग में भेज देता है, यानी उत्पादक वर्ग में भेज देता है कि जाइए आप उत्पादक का कार्य करिए। उच्च शिक्षा विज्ञान और दर्शन के द्वारा बुद्धि का परिष्कार करना, विवेक की सृष्टि करना ही ये उसका उद्देश्य था। उच्च शिक्षा की प्रवृत्ति वैयक्तिक होती है। ठीक है, उच्च शिक्षा की प्रवृत्ति क्या है? वो वैयक्तिक होती है। तो उस शिक्षा में उसने रखा था 20 से 30 वर्ष की शिक्षा में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो ज्यामिति, तर्कशास्त्र, रेखागणित, ज्योतिष और संगीत, ये शिक्षाएं 20 से 30 वर्ष में दी जाती थी। ठीक है, और व्यवहारिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष और 30 से 35 वर्ष में वो दार्शनिक शिक्षा देता है। उपरोक्त विवेचना से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि 50 वर्ष तक सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने में, अर्थात प्राप्त कर लेने से शासक में दार्शनिकता की प्रवृत्ति समावेश हो जाती है। ठीक है,
प्लेटो कहता है कि अगर हम इतना यानी 50 वर्षों तक दिए गए शिक्षा को अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो उसमें शासक में दार्शनिकता की प्रवृत्ति का समावेश हो जाता है, जिससे वह तार्किक निर्णय करने में और निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अर्थात वह दार्शनिक तब वह राजा बनने के योग्य हो जाता है। ठीक है, रूसो कहता है कि जो प्लेटो का शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक है, ये रूसो कहता है। ठीक है, ये उसका कमेंट है कि शिक्षा पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन है? रिपब्लिक है। ठीक, अर्थात इस शिक्षा पे लिखी गई पहली श्रेष्ठ किताब कौन है? तो रिपब्लिक। कौन बोलता है? रूसो कहता है ना। ठीक, नैटिलसिक बोलते हैं, नैटिलसिक, याद रखिए नैटिलसिक। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। ठीक है, बारकर महोदय के अनुसार शिक्षा वास्तव में मानसिक व्याधि को दूर करने वाली मानसिक औषधि के समान है। ठीक है, बारकर ने इसे औषधि के समान माना शिक्षा को। ठीक है, अब देखिए प्लेटो की शिक्षा का जो विशेषता है उसको देख लेते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा का दृष्टिकोण है उसकी विशेषता क्या है। तो उसने शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक माना है, अर्थात जो प्लेटो की शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के हर पक्ष का विकास करना है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है, इसलिए दोनों आवश्यक है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों शिक्षा क्या है? आवश्यक है व्यक्ति के। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था है। उद्देश्य क्या है उसका? कि आदर्श नागरिक का निर्माण हो सके। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और राज्य के संघर्ष को समाप्त करना है। संरक्षक वर्ग पर शिक्षा का विशेष प्रावधान प्लेटो की शिक्षा का केंद्र है। संरक्षक वर्ग पर शिक्षा का विशेष प्रावधान क्या है? प्लेटो की शिक्षा का केंद्र है। अगर हम क्वेश्चन ये पूछ ले प्रश्न में कि प्लेटो की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है, तो संरक्षक वर्ग पर शिक्षा का विशेष प्रावधान है। ठीक है, साहित्य और कला पर विशेष शैक्षिक दृष्टिकोण ही का स्थापना करता है प्लेटो। राज्य नियंत्रित शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, अब प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत,